हेलो बच्चों, मैं आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12वीं बायोलॉजी का फुल पेपर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम आपको बायोलॉजी का पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ बताने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आपको किस तरीके से कॉपी पर लिखना है, कैसे आपको चित्र बनाने हैं, कौन कौन से चित्र आपके इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। सारे आपके चित्र हम कलर सहित बना के बताएंगे आपको किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, कितने नंबर पर आपको कितना लिखना है, सारा कुछ इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को में जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों किस तरीके से आपको पूरा पेपर हल करना है, कैसे आपको कॉपी लिखनी है कि आपको पूरे में पूरे नंबर मिले। ठीक, तो पूरी की पूरी टॉपर की कॉपी हम आपको लिख के बताएंगे किस तरह से टॉपर लिखते हैं कि उनके पूरे में पूरे नंबर आते हैं। उसी तरीके से आप लिख कर आइएगा, आपके भी पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये है आपका पूरा बोर्ड का पेपर। तो इसको चलिए देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करके किस तरह से इसके आंसर आपको कॉपी पर लिखने हैं। तो बच्चों, ये इस तरह से पेपर आपको मिलेगा। समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। जो 15 मिनट का समय ये आपके प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होगा और 70 नंबर का आपका पूर्णांक होगा। ठीक, इस तरह से आपका पूरा पेपर आएगा। निर्देश आपको दिए गए हैं। प्रारंभ के जो 15 मिनट है ये परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य है। ठीक, आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित चित्रों द्वारा करिए। जिस क्वेश्चन में चित्र की आवश्यकता है उसमें चित्र जरूर बनाइएगा, तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक, तो इसके बाद है सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित किए गए हैं। तो सभी प्रश्नों के सामने नंबर भी दिए गए हैं। इस तरीके से ये आपका प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। प्रश्न नंबर फर्स्ट है आपका, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक, तो ये 4 आपके ऑप्शनल मिलेंगे, इनके आंसर आपको अपनी कॉपी में लिखने होंगे। का नंबर निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नरजनन अंक का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा भाग पुष्प का नरजनन अंक का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पुमंग, जायंग, गुरु बीजाणुधानी, परागण। ठीक, तो इनमें से बताना है राइट आंसर आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका पुमंग। बच्चों, ये पुमंग होता है, ये आपका नरजनन अंक का प्रतिनिधित्व करता है। और जायांग होता है, ये आपका मादा जनन अंक का प्रतिनिधित्व करता है। और जो ये आपका गुरु बीजाणुधानी है, ये आपका जायांग का ही एक पार्ट होता है। और इसके बाद ये परागण की जो क्रिया है ये अलग से प्रोसेस होती है। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर होगा, नरजनन अंक का प्रतिनिधित्व आपसे पूछा गया कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक, तो इस तरीके से चलिए बच्चों आप देख लेते हैं आपको कॉपी पर किस तरह से लिखना है। तो सबसे पहले आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक, तो प्रश्नोत्तर संख्या आपको यहाँ पर डाल लेना है फर्स्ट। इसके बाद आपको यहाँ से डालना है का, खा, गा, इस तरीके से आंसर लिखना है। का आपको फर्स्ट नंबर यहाँ पर डालना है और यहाँ पर लिख देना है पुमंग। ठीक, जिस तरह से हम बता रहे हैं बस वैसे ही आप लिखते जाइएगा पूरा पेपर। चित्र भी हम आपको बताएं किस तरीके से बनाना है। बच्चों, अगर आपको ऑप्शनल के आंसर नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, तो ये भी हम आपको अभी बताएंगे कि अगर आपको ऑप्शनल यानी बहुविकल्पी क्वेश्चंस के आंसर नहीं आ रहे हैं तो आपको किस तरीके से लिखना है। ठीक, अगर आपको जो चित्र पूछे गए वो चित्र नहीं आते हैं तो कौन सा चित्र आपको बना देना है कि आपको पूरे में पूरे नंबर मिल जाए। तो आप देखते रहिएगा वीडियो को लास्ट तक, सारे हम बताएंगे कि आपको अगर नहीं आ रहा क्वेश्चन तो आपको कैसे करना है, चित्र आपको कैसे बनाना है। ठीक, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। तो मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, माँ के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु के माप से, शुक्राणु के माप से, पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 4th नंबर, पिता के गुणसूत्र से। तो ये कैसे होता है, माता में पाए जाते हैं XX गुणसूत्र और पिता में पाए जाते हैं XY गुणसूत्र। ठीक, तो जो पिता का X और Y गुणसूत्र होता है, जो Y गुणसूत्र होता है उसी से लिंग का निर्धारण होता है। जब बच्चों XX मिलते हैं तो लड़की का जन्म होता है, जब XY गुणसूत्र मिलते हैं तब लड़के का जन्म होता है। ठीक, तो इस तरीके से जो लिंग का निर्धारण होता है वो होता है पिता के गुणसूत्र से। तो यहाँ पर पिता का राइट आंसर हो जाएगा 4th वाला। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किस में होता है, चिकित्सा में, कृषि में, इन दोनों में किसी में भी नहीं। ठीक, तो चिकित्सा और कृषि दोनों में किया जाता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये 3rd वाला दोनों। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल कहा जाता है। निम्नलिखित में से आपसे पूछा गया है जैव विविधता का तप्त स्थल किसको कहा जाता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट। ठीक, तो 3rd वाला इसका राइट आंसर आपको लगा देना है। तो कैसे लिखना है कॉपी में, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको डालना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और यहाँ का खा का करके ऐसे लिखते जाना है। तो यहाँ पर खा नंबर का राइट आंसर आपको लिख देना है 4th वाला, पिता के लिंग गुणसूत्र से। ठीक, इसका घा का आंसर लिख देना है 3rd इन दोनों में, और घा नंबर लिखना है 3rd पश्चिमी घाट। ठीक, तो इस तरीके से आपको आंसर लिख देना है। अगर बच्चों आपको इनके ऑप्शनल के आंसर नहीं आ रहे हैं, ठीक, तो आपको क्या करना है, तो आपको ये करना है कि का नंबर डालना है, पूरा क्वेश्चन उतार देना है। इसके बाद आपको पूरे क्वेश्चन के ये ऑप्शन लिख देने हैं। ऑप्शन लिखने के बाद आपको उत्तर डालना है। ठीक, फिर उत्तर डाल के आप तुक्का मार के कोई भी एक आंसर जरूर लिख दीजिएगा। आप खाली कॉपी जमा करके मत आइएगा, खाली कॉपी जमा करके आएंगे तो आपके नंबर नहीं आएंगे या नंबर कट जाएंगे।
क्योंकि बच्चों जो एग्जामिनर क्या होता है, कॉपी पर कुछ लिखा होना चाहिए तभी नंबर देता है, तो आपको कुछ ना कुछ लिख कर जरूर आना है। ठीक, अगर नहीं आ रहा है क्वेश्चन जल्दी से स्पीड से उतार लीजिएगा, ऑप्शन उतार लीजिएगा, इसके बाद आंसर डाल के आप कोई भी आंसर लिख कर जरूर आइएगा। ठीक, इस तरीके से ऑप्शन आपको कर लेने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है सारे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें आपका का नंबर है, क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ठीक, तो क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखी कितनी होती है। ठीक, तो किस तरह से आपको लिखना है चलिए देख लेते हैं। इस तरह से बच्चों आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 2। ठीक, प्रश्नोत्तर संख्या 2 और इस तरीके से अंडरलाइन कर देना है आपको और इसके बाद नीचे से लिखना स्टार्ट करना है। ठीक, तो यहाँ पर आपको का नंबर डालना गया है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ठीक, क्लाइनफेल्टर में बच्चों होती है गुणसूत्रों की संख्या 44 + XXY। ठीक, इसका मतलब ये होते हैं पूरे 47, तो यहाँ पर 47 भी लिख दीजिएगा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक, अगर आपको नहीं पता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ठीक, तो पूरा आपको क्वेश्चन पहले उतार देना है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में ये गुणसूत्रों की संख्या होती है। ठीक, इसके बाद आपको कोई भी नंबर डाल देना है, 52, 72, 42, 44, कुछ भी नंबर मतलब डाल दीजिएगा, खाली ना छोड़िएगा। ठीक, इतना क्वेश्चन लिखकर कुछ भी आप लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आप खाली छोड़ देंगे तब आपको नंबर नहीं मिलेगा। और इस तरीके से अगर आता है आपको तो आप इस तरीके से लिखिएगा 44 + XXY 47। ठीक, और इसके बाद आपको टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या बतानी है, तो इसमें हो जाएगा 44 + X 45। ठीक, तो इसके आंसर आपको 45, इसका 47 आपको इस तरीके से लिख देना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों खा नंबर है आपका, नर जन्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती हैं। तो नर जन्म कोशिकाएं जो होती हैं किस विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती हैं, एक नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको पॉइंट टू पॉइंट बताना है। ठीक, तो यहाँ पर आपको लिख देना है, नर जन्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। ठीक, अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है तो आप अर्धसूत्री विभाजन इतना भी लिख सकते हैं। ठीक, अगर आपको पूरा लिखना है तो आप पूरा लिख दीजिए, नर जन्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। ठीक, इसका अगर आंसर आपको नहीं आ रहा है तो आप इसको हाईलाइट मत करिएगा, अर्धसूत्री, समसूत्री, किसी विभाजन का आप नाम डाल दीजिएगा और यहाँ पर आप इस तरीके से लिख दीजिएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका ग नंबर क्वेश्चन, परागकण मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ठीक, परागकण मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें बताना है बच्चों, परागकण मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है, द्विगुणित होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 2n आपको लिख देना है, इस तरीके से आपको इसको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। ठीक, उस एंजाइम का नाम बताना है जो डीएनए के अणुओं को खंडों में तोड़ देता है। तो इसका आंसर आपको बताना है, एक्सोन्यूक्लियोज एंजाइम और एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम। ठीक, ये क्या करते हैं, डीएनए को खंडों में तोड़ देते हैं। तो इसके बाद है आपका प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज। आपका समष्टि में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं। ठीक, समष्टि में परिकल्पित पिरामिड किस तरह के होते हैं बच्चों, इसमें बता देना है आयु पिरामिड। ठीक, और इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये आपके 2-2 नंबर के हैं, सारे को 2-2 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो लघु उत्तरीय में चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर, पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट करिए। ठीक, तो पक्षियों में लिंग का निर्धारण किस तरीके से होता है ये आपको पूरा ग्राफ के सहित बताना है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं इसको किस तरह से आपको करना है। इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। सबसे पहले आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 3 और इसके बाद डाल देना है आपको लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट। लघु उत्तरीय प्रश्न आपको 2 तरह के मिलेंगे, लघु उत्तरीय फर्स्ट और लघु उत्तरीय सेकंड। ठीक, तो इसमें लघु उत्तरीय फर्स्ट में आपका का नंबर क्वेश्चन है, पक्षियों में लिंग निर्धारण प्रक्रिया को समझाइए। ठीक, स्पष्ट करिए कैसे होती है। तो इसमें बच्चों इस प्रोसेस का नाम आपको बताना है, प्रोसेस का नाम है ZZZW प्रक्रिया। ठीक, तो ये प्रक्रिया आपको किस तरह से होती है ये बता देना है। तो इसमें बच्चों आपको बताना है, लिंग निर्धारण की यह क्रियाविधि कुछ कीटों जैसे कि तितली तथा कशेरुकियों जैसे कि मछली, सरीसृप व पक्षियों में पाई जाती है। ठीक, इतना इसमें लिख देना है। इसमें नर समयुग्मकी होता है जिसके 2 लिंग गुणसूत्रों की संख्या 77 से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, इतना लिख देना है। इसके बाद आपको पूरी प्रोसेस बता देनी है। ठीक, अगर बच्चों आप इस तरीके से पूरा ये लिंग निर्धारण बनाकर आते हैं तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको लिखना भी है और ये आपको पूरा निर्धारण बनाना भी है। ठीक, तो किस तरह से होता है चलिए देख लेते हैं। तो ये मादा में पाए जाते हैं आपके ZZ गुणसूत्र और नर में पाए जाते हैं आपके
ZW गुणसूत्र, ठीक, इनमें होता है फर्टिलाइजेशन की क्रिया। इसके बाद इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। Z गुणसूत्र ये अलग हो जाते हैं। इसके बाद ZW ये गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। जब Z और Z गुणसूत्र मिलते हैं तब नर का जन्म होता है। जब ZW गुणसूत्र मिलते हैं तो मादा का जन्म होता है। जब ZZ बनते हैं तो नर का जन्म होता है। जब ZW मिलते हैं तो मादा का जन्म होता है। इस तरीके से पूरी प्रोसेस आपको दिखा देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका खा नंबर, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडल मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, ठीक। 2 नंबर का चित्र है, आपको किस तरह से बनाना है चलिए देख लेते हैं। इस तरह से बच्चों ये आपका खा नंबर डालना है और यहाँ पर लिख देना है वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडल मॉडल का चित्र, ठीक। इस तरीके से आपको ये चित्र बना देना है। ये 2 नंबर का आपका पूरा चित्र है, इसको आपको जरूर पढ़कर जाना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको ये चित्र पूरा तैयार कर लेना है, ठीक। इसमें आपको नामकरण जरूर करना है। ये एक लूप से दूसरे लूप का इसको बोलते हैं मेजर ग्रुप, और ये इस तरीके से जो छोटा वाला लूप होता है इसको बोलते हैं माइनर ग्रुप, ठीक। इसके बाद ये आपके जो प्रोटीन्स होते हैं ये ए से एडनिन, जी से ग्वानिन और सी से साइटोसिन और टी से आपका थायमिन, और इसके जो एक लूप से दूसरे लूप तक की दूरी होती है ये होती है 34 एंगस्ट्रॉम, और जो ये आपका घुमाव होता है ये होता है 10 एंगस्ट्रॉम, और जो ये एक लूप की दूसरी लूप की ये जो गैप होता है ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक। इस तरीके से आपको नामकरण जरूर याद रखना है। 2 नंबर का है, आपको पूरा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको पूरा ये बहुत ही ईजी तरीके से हमने बनाया है, इसी तरीके से आपको तैयार कर लेना है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रतिरक्षा क्या है, ठीक। तो प्रतिरक्षा किसे कहते हैं चलिए देख लेते हैं। आपको हेडिंग डालनी है प्रतिरक्षा, ठीक। तो प्रतिरक्षा हेडिंग डाल के आपको इसमें बताना है कि प्रतिरक्षा क्या होती है। तो शरीर में सभी प्रकार के रोगजनकों और उनके विषैले पदार्थों के दुष्प्रभाव का प्रतिरोध करके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना प्रतिरक्षा कहलाता है, ठीक। तो इम्यून सिस्टम होता है ये, तो किस तरीके से क्या होता है तो आपको बताना है, ठीक। तो शरीर में सभी प्रकार के रोगजनकों और उनके विषैले पदार्थों के दुष्प्रयोग का प्रतिरोध करके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है, यही प्रतिरक्षा कहलाती है, ठीक। इस तरीके से आपको ये याद कर लेना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ कर जाना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है, ठीक। आर्किड का पौधा है और आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर आपको बताना है, उदाहरण दिया है, आर्किड का पौधा है और आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करें, कौन सी क्रिया है तो ये होती है बच्चों आपकी सहयोगकारिता की क्रिया। तो इस तरीके से आपको हेडिंग डालनी है और नीचे अंडरलाइन कर देना है। इसके बाद आपको बताना है यह क्रिया सहयोगकारिता कहलाती है, और इसमें आपको बताना है 2 भिन्न जातियों के जीवों के बीच का ऐसा संबंध होता है जिसमें दोनों जीव एक दूसरे की क्रियाओं से लाभ पाते हैं, ठीक। तो ये आपको इतना बता देना है सहयोगकारिता। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अंगा नंबर क्वेश्चन, एक स्थलीय पारितंत्र में आप गठन चक्र का आरेखीय निरूपण करिए, ठीक। तो यहाँ पर एक स्थलीय तंत्र बनाना है, उसमें आपका आप गठन चक्र का पूरा आरेखीय निरूपण करना है, किस तरीके से करना है चलिए देख लेते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको लिख देना है एक स्थलीय पारितंत्र में अपघटन चक्र का आरेख, ठीक। तो ये आरेख आपको इस तरीके से तैयार करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने तैयार किया हुआ है, इसको आपको तैयार कर लेना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका आ सकता है पेपर में। तो ये पारितंत्र का आपका अपघटन चक्र है, यहाँ पर आपका फसल के अपशिष्ट है, अपघटन है और पोषक निश्चलता है, ह्यूमस, इसका प्रोटीन हुआ, पॉलीसैकेराइड, खनिजीकरण और पोषक फसल, ठीक। इस तरीके से यहाँ सूक्ष्म जीव और मृदीय जीव, मृदा संरक्षण, सूक्ष्म जीव और मृदा जीव, ठीक। इस तरीके से पूरी प्रोसेस आपको दिखा देनी है, ठीक। ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको जरूर तैयार कर लीजिए। ये मृदा का आपका अपघटन चक्र का पूरा आरेख है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लघुत्तरीय प्रश्न सेकंड, ठीक। तो लघुत्तरीय सेकंड में आपको सारे 3-3 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के कोई 3 अंतर बताइए, ठीक। तो यहाँ पर आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी अंतर आपके आ सकते हैं इसका हमने अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है, सारे अंतर आपको जरूर पढ़कर जाना है। इनकी परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं और आपका अंतर भी पूछा जा सकता है, ठीक। तो अंतर पूछा जाए तो ये 2 या 3 नंबर में है, तो आप उसी पॉइंट वाइज लिखना है, और अगर परिभाषा पूछी जाए तो आपको परिभाषा लिख देनी है, ठीक। तो इसमें बच्चों आपको डालना है
प्रश्नोत्तर संख्या 4। ठीक, तो प्रश्नोत्तर संख्या 4 आपको डाल लेना है। इसके बाद डालना है लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड। इसके बाद सेकंड का आपको लिखना है लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच में कोई 3 अंतर। तो इस तरीके से आपको लघु बीजाणुधानी गुरु बीजाणुधानी आपको हेडिंग डाल लेनी है। इसके बाद बीच में आपको लाइन खींचना है और आपको इस तरफ उस तरफ लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, लघु बीजाणुधानी क्या होता है इसकी परिभाषा आपको देनी है। गुरु बीजाणुधानी क्या होता है इसकी परिभाषा आपको लिख देना है। ठीक, तो मेन आपको जो पहला पॉइंट लिखना है वो आपका परिभाषा दोनों की लिख देनी है। इसके बाद इसमें ये होता है इसमें ये होता है, दोनों में कंपेरिजन करते हुए लिख देना है। ठीक, तो इसमें आपको लघु बीजाणुधानी बताना है। एक परागकोश की दोनों पालियों में कुल 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती हैं। इनमें लघु बीजाणु या पराग कणों का निर्माण होता है। ठीक, तो इसमें पराग कणों का निर्माण होता है। लघु बीजाणुधानी एक अंडाशय में 1, 2, 3 या अनेक बीजांड या गुरु बीजाणुधानी पाई जाती हैं जिसमें बीजाणुओं या भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ठीक, तो यहाँ पराग कणों का निर्माण होता है या भ्रूणपोष का निर्माण। पॉइंट आपको डालना है इनमें लघु बीजाणु जनन की क्रिया होती है और इसमें लिख देना है इनमें गुरु बीजाणु जनन की क्रिया होती है। ठीक, तो इसमें लघु बीजाणु जनन की क्रिया होती है, इसमें गुरु बीजाणु जनन की क्रिया होती है। इसके बाद नेक्स्ट अंतर आपको लिखना है लघु बीजाणुधानी में एक पराग मात्र कोशिका से 4 पराग कणों का निर्माण होता है। ठीक, तो लघु बीजाणुधानी में एक मात्र कोशिका से कितनी 4 पराग कणों का निर्माण होता है। गुरु बीजाणुधानी में एक बीजाणु मात्र कोशिका से एक भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक, तो यहाँ पर 4 पराग कणों का निर्माण होता है, यहाँ एक भ्रूणपोष का निर्माण होता है, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, ये बताना है आपको, यह क्यों सही नहीं है। ठीक, तो ये पॉइंट क्यों सही नहीं है, महिलाओं को अकेले दोष क्यों दिया जाता है, तो ये आपको स्पष्ट करना है। 3 नंबर का है, आपको किस तरह से बताना है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है बच्चों, हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, जबकि लिंग का जो निर्धारण होता है वो पिता के गुणसूत्र से होता है। जब माता के XX गुणसूत्र बनते हैं तब पुत्री का निर्माण होता है, और जब पिता के XY गुणसूत्र मिलते हैं तब क्या होता है बच्चों, पुत्र का निर्माण होता है। तो इस तरीके से जो लिंग का निर्धारण होता है वो पिता के गुणसूत्र से होता है, लेकिन दोष किसको दिया जाता है, महिलाओं को दिया जाता है। ठीक, पूरा आपको स्पष्ट करते हुए इसको लिख देना है। इस तरीके से पूरा आपको इनको बता देना है किस तरीके से माता जिम्मेदार है या पिता जिम्मेदार है, किसका दोष है। ठीक, तो पूरा आपको इस तरीके से ये बता देना है निरूपण करके। ठीक, तो ये आपको जरूर बनाना है, तभी आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर इस तरीके से बनाने के बाद आपको देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संकर क्रॉस का उदाहरण लेते हुए मेंडल के प्रभावता नियम की व्याख्या करना है। ठीक, चलिए इसको देख लेते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संकर क्रॉस का उदाहरण लेते हुए मेंडल के प्रभावता के नियम की व्याख्या करिए। ठीक, तो इसको आपको व्याख्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर हेडिंग डालनी है लंबे एवं बौने पौधे के बीच संकरण। ठीक, तो एक लंबा पौधा लिया, एक बौना पौधा लिया, दोनों के बीच में संकरण किस तरह से हुआ और किस तरह से ये प्रोसेस हुई, प्रभाविता का नियम की पूरी व्याख्या करनी है आपको। ठीक, तो यहाँ पर आपका TT ले लिया, ये आपका लंबा पौधा, स्मॉल TT ये आपके बौना पौधा, दोनों में संकरण करवाया। तो यहाँ पर आपका TT ये अर्धसूत्री विभाजन से अलग हो गए। इसके बाद जब ये T और स्मॉल T बने तब यहाँ पर क्या हुआ, लंबा पौधा, और यहाँ पर T और ये T, यहाँ पर लंबा पौधा, यहाँ पर लंबा पौधा, तो ये संकर लंबे पौधे आपके बन गए। ठीक, 2 भिन्न पर्यायी यानी विपरीत लक्षण वाले जनकों के बीच संकरण कराया जाता है। तो पहली पीढ़ी में यानी फर्स्ट पीढ़ी में केवल एक ही प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, और जो लक्षण दिखाई नहीं देता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं, जो दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक, इस तरीके से आपको इसमें बता देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का नंबर है, ये अभी आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। इसका नंबर है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए। ठीक, तो मलेरिया परजीवी किस तरीके से मलेरिया फैलाता है, पूरा जीवन चक्र इसका आपको बनाना है। चलिए देख लेते हैं किस तरह से आपको तैयार करना है। तो बच्चों ये हमने बनाया हुआ है, बहुत मेहनत की हुई है। तो इस तरीके से पूरा मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र है, तो इस तरीके से आपको पूरा तैयार कर लेना, बहुत सिंपली बताया हुआ है। तो ये आप इस तरीके से पूरा तैयार कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये पूरा तैयार करके जरूर जाइएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र आपका पूछा जाता है, और आपको इसी तरीके से कलरफुल बनाना है, तभी आपको पूरे में 3 नंबर मिलेंगे। और इस तरीके से ये आपको पूरा लिख देना है इसमें। जब मच्छर दूसरे मानव को काटता है तब जीवाणु काटने के बाद मानव शरीर में चले जाते हैं। ठीक, तो ये मानव का हाथ और ये मच्छर, इस तरीके से ये आपको बना देना है। इसके बाद ये आपको लीवर का चित्र बनाना है, इसमें लिख देना है परजीवी रक्त द्वारा व्यक्ति के यकृत में पहुंच जाता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपको दिखानी है। इसमें परजीवी यकृत कोशिकाओं में अलैंगिक रूप से जनन करता है। कोशिका को
फोड़ देता है और रक्त कोश का संचित करता है। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये आपको बता देना है। और इसके बाद ये आपको यहाँ पर मादा, यहाँ पर नर, इस तरीके से, और इस तरीके से यहाँ पर युग्मक जनन लिख देना है। और यहाँ पर आपको फिर से हाथ बनाना है, मच्छर बनाना है, और यहाँ लिख देना है मादा मच्छर आहार के साथ युग्मक को जनक अंदर ले जाता है। ठीक, युग्मक के जनक को अंदर ले जाता है, तो यहाँ पर आपका आहार के साथ इस तरीके से फिर से प्रवेश करता है। और यहाँ निषेचन और परिवर्धन मच्छर के आमाशय में होता है। इसके बाद आपका यहाँ ये लार ग्रंथि है आपकी, इसको लाला ग्रंथि कहते हैं। और यहाँ पर आपको बता देना परिपक्व संक्रामक अवस्था अंत से निकलकर मच्छर की लार ग्रंथि में चले जाते हैं। ठीक, इस तरीके से पूरी प्रोसेस आपकी हो जाएगी और इस तरीके से ये आपको एग्जाम में बनाकर आना है। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट है खा नंबर, जैविकी यानी जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की। ठीक, तो खा नंबर क्वेश्चन आपको 3 नंबर का है, इसको भी करना है। चलिए देख लेते हैं। जीव विज्ञान के अध्ययन में संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की। जैविकी बताना है क्या होता है, तो यहाँ पर आपको डालना है जैविकी हेडिंग, और यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखना है जीव विज्ञान में हुई प्रगति से हमें संक्रामक रोगों से निपटने के लिए कारगर हथियार मिल गए हैं। सेकंड पॉइंट लिखना है कई संक्रामक रोग जैसे चेचक, चिकन पॉक्स, तपेदिक आदि के खिलाफ टीकाकरण कार्यक्रमों ने इन बीमारियों को खत्म करने में मदद की है। ठीक, इतना आपको बता देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ग नंबर क्वेश्चन है उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। 3 नंबर का है, तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी है जैव उर्वरक। ठीक, जैव उर्वरक हेडिंग डाल के आपको बताना है कि सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जो मृदा की उत्पादन शक्ति बढ़ाते हैं। ये फसल को अकार्बनिक पोषक प्रदान करते हैं, उपलब्ध करवाते हैं। इस तरीके से इसके उदाहरण लिख देना है, जैसे राइजोबियम, नॉस्टक, एनाबिना, ये क्या करते हैं, लाभकारी होते हैं। ठीक, तो ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं जिससे हमारी फसलें और हरी भरी होती हैं। ठीक, तो इस तरीके से जैव उर्वरक के बारे में लिखकर आपको हेडिंग से और एग्जाम्पल लिख देना है। इस तरीके से इसमें पॉइंट्स लिख देने हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु या साइनोबैक्टीरिया, और फास्फोर जीवाणु माइकोराइजा। ठीक, इस तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बैक्यूलो वायरसेस क्या है। ठीक, तो बैक्यूलो वायरसेस क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डालनी है आपको वैक्यूलो वायरसेस। ठीक, तो यहाँ पर आपको लिखना है इसमें वैक्यूलो वायरसेस मुख्यतः न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस विषाणु। ठीक, तो यहाँ पर आपको NPV लिख देना है। रोगजनक कीड़ों एवं अन्य आर्थ्रोपोडियम जंतुओं को नष्ट करने के लिए उपयोगी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा WHO तथा भोज एवं कृषि संगठन FAO ने वैक्यूलो वायरसेस को कीड़ानाशक के रूप में उपयोग में लाए जाने का समर्थन किया है, क्योंकि ये पादप स्तनधारियों, पक्षियों अथवा अन्य जीवों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालता है। ठीक, इस तरीके से इसमें बता देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। 6 का है आपका निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ठीक, तो निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। 1.5 नंबर के हैं ये आपके 2 हैं, PCR और प्रतिबंधन एंजाइम। ठीक, तो यहाँ PCR और प्रतिबंध एंजाइम दोनों में आपको बताना है, टिप्पणी लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या 6, और यहाँ पर हेडिंग डालने का नंबर का फर्स्ट PCR। ठीक, PCR इस तरीके से हेडिंग डाल के यहाँ पर लिखेंगे PCR लक्ष्य DNA की शीघ्रतापूर्वक पुंज निर्माण विधि है जिसके द्वारा लक्षित DNA की शीघ्रता से अनेक प्रतिलिपियां बनाई जा सकती हैं। ठीक, इसके बाद ये प्रतिलिपियां मतलब फोटोकॉपी। ठीक, इस तरीके से DNA की फोटोकॉपी करने में सहायता करता है। इस विधि द्वारा एकल DNA अणु प्रत्यक्ष नमूने की दीर्घाकरण एप्लीफिकेशन किया जाता है। ठीक, इस तकनीक को सन 1983 में कैरी मुलस ने खोजा था। इसके लिए इन्हें सन 1993 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया परख नली में DNA का प्रतिक्रियन। ठीक, तो इस तरीके से इसमें लिख देना है। इसके बाद आपको लिखना है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज। तो यहाँ पर प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम के बारे में बताना है। ये आनुवंशिक अभियांत्रिकी के सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम है। इनको आणविक कैंची या चाकू कहा जाता है। इनकी खोज का श्रेय आर्बन को जाता है। आर्बन ने इनकी खोज की थी। इस एंजाइम का सर्वप्रथम पृथक्करण नेथन्स व स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है रजिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज
एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काट सकता है। ठीक, ख नंबर कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। ठीक, और यहाँ पर आपको बताना है कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस तरह से हुआ है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उच्च उत्पादक क्षमता वाली फसलों की किस्में तैयार की गई। हरित क्रांति के दौरान इन फसलों के प्रयोग से उत्पादन लगभग 3 गुना बढ़ गया। यह जीवों में आनुवंशिक स्तर पर रूपांतरण द्वारा संभव हुआ है। ठीक, इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको डाल लेना है अजैविक कारकों के प्रतिरोधी रासायनिक कीटनाशकों पर कम निर्भर, अर्थात कीट प्रतिरोधी पर ज़्यादा निर्भर होते। ठीक, इसके बाद आपको लिखना है नेक्स्ट पॉइंट खनिजों का कुशलता से प्रयोग करने वाली उच्च गुणवत्ता वाली फसलें। नेक्स्ट है आपका नॉन लेगुमिनस पादपों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता के विकास हेतु किया गया है। ठीक, इस तरीके से जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस तरह से हुआ है तो ये आपको पूरा बता देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है ग नंबर क्वेश्चन। ग नंबर क्वेश्चन है आपका पारजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। ठीक, तो पारजीवी जंतु क्या होते हैं, इनका आपको डालनी है पारजीवी जंतु। पारजीवी जंतु क्या होते हैं, ऐसे जंतु जिनके डीएनए में हस्तोपचार यानी कि मानव के द्वारा बाह्य जीन प्रवेश कराए गए हों तथा वह अपना लक्षण व्यक्त करते हैं, उसे परजीवी जंतु कहते हैं। ठीक, उदाहरण में दे देना है ट्रांसजेनिक चूहे, खरगोश, सुअर, इस तरीके से आपको लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करिए। ठीक, तो अंतर आपको बताना है उत्पादन एवं अपघटन में अंतर और परजीविता एवं सहभोजिता में अंतर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको जरूर पढ़कर जाना है। ठीक, तो उत्पादन और अपघटन में क्या अंतर होता है, परजीविता और सहभोजिता में क्या अंतर होता है। तो चलिए देख लें उत्पादक और अपघटक में अंतर। ठीक, तो उत्पादक डालना है, अपघटक डालना है, इसके बाद इसमें पॉइंट वाइज आपको लिख देना है। ठीक, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। उत्पादक क्या होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं यानी कि अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसके बाद इसमें आप घटक में लिखना है आपको, ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को उनके अवयव में तोड़ते हैं। ठीक, तो ये जटिल पदार्थों को उनके छोटे छोटे अवयव में तोड़ते हैं और ये आपका क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन निर्माण करते हैं। ठीक, इसके बाद उत्पादक में आपको बताना है ये स्वपोषी होते हैं। उत्पादक क्या होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं बच्चों, और ये कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। अब घटक क्या होते हैं, ये विषमपोषी होते हैं यानी कि अपना भोजन दूसरे जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं। ठीक, इसके बाद उत्पादक में लिखना है इसमें खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। ठीक, उत्पादक से ही खाद्य श्रृंखला प्रारंभ की जाती है। और इसके बाद आपको इसमें लिखना है अपघटक से ये प्रायः खाद्य श्रृंखला का समापन करते हैं। ठीक, इसके बाद उत्पादक में आपको बताना है ये खाद्य श्रृंखला में खनिज लवणों का प्रवाह शुरू करते हैं। ठीक, और इसमें बता देना है ये खनिज लवणों का पाश्चुरीकरण कर उन्हें मुक्त करते हैं। इसके बाद इनके एग्जाम्पल दे देने, तो दोनों के एग्जाम्पल आपको लिख देना है। इसमें आ जाएंगे उत्पादक में आ जाएंगे पादप, पादप प्लवक और शैवाल, और इसमें अपघटक में आ जाएंगे सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक। ठीक, इस तरीके से आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका परजीविता एवं सहभोजिता में अंतर। ठीक, तो परजीविता और सहभोजिता में अंतर आपको बताना है। घा के ये दोनों पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट है। ठीक, तो यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी है परजीविता और यहाँ पर सहभोजिता। ठीक, दोनों में डिफरेंस बताना है। परजीविता क्या होता है, जब एक जीव दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करता है तो इस संबंध को परजीविता कहते हैं। ठीक, जब एक जीव दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करता है, ठीक, तो ये क्या होता है, परजीविता होता है। सहभोजिता क्या होता है, यह सहभोजिता वह संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है दूसरा नहीं। ठीक, एक को लाभ होता है दूसरे को लाभ नहीं होता, यह सहभोजिता कहलाता है। इस तरीके से एक जीव को लाभ तथा एक को हानि होती है, इसमें सहभोजिता में दोनों जीवों के बीच क्रियात्मक संबंध नहीं होता। ठीक, इस तरीके से बता देना। इसका नेक्स्ट पॉइंट है आपका इस संबंध से सामान्यतः पोषक में कोई रोग पैदा हो सकता है, इसमें आपका नहीं होता। ठीक, इसमें आपका उदाहरण दे देना है फीता कृमि एवं मनुष्य तथा जूं एवं मनुष्य का संबंध। ठीक, फीता कृमि और मनुष्य का संबंध। ठीक, तो मनुष्य किसमें होते हैं, मनुष्य के पेट में फीता कृमि उत्पन्न हो जाते हैं जिससे मनुष्य के शरीर को हानि होती है। ठीक, और मनुष्य के शरीर में जूं हो जाते हैं जिससे कि मनुष्य को हानि होती है। और इस तरीके से इसमें बता देना आर्किड तथा वृक्षों का संबंध बंजर एवं चरती हुई भूमि में चरती गाय की पीठ पर बैठा हुआ पक्षी। ठीक, तो गाय की पीठ पर बैठा हुआ पक्षी ये भी आपका क्या है, सहभोजिता है, जिसमें एक को लाभ होता है दूसरे को कुछ नहीं होता, यानी वो उसका क्रियात्मक संबंध नहीं होता। आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ठीक, तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आपसे पूछा गया है मनुष्य के नर जनन अंग का सचित्र वर्णन कीजिए, इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं। ठीक, तो नर जनन अंग, मादा जनन अंग, डीएनए, आरएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे चित्र आपको जरूर तैयार करके जाना है। ठीक, इसके बाद अथवा में आपसे पूछा गया है पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन करिए। आपको चित्र अगर नहीं बनाना आता है तो ऑप्शन में आपको यहाँ पर अथवा में दूसरा क्वेश्चन दिया होगा, उसमें आपको चित्र कम बनाना होगा। ठीक, एक में पूरा चित्र
बनाना होगा, एक में थोड़ा कम बनाना होगा। तो लिखने वाला आप कर लीजिएगा अगर आपको चित्र बनाना नहीं आता, लेकिन आप चित्र जरूर सीख कर जाइए। बायोलॉजी में चित्र के ही नंबर मिलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर मादा जनन अंग और नर जनन अंग ये आपको जरूर तैयार कर लेना है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आनुवंशिक कूट क्या है, ठीक। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको भी पढ़कर जाना है। आनुवंशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करिए, ठीक। इसके बाद जैव विकास किसे कहते हैं, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। जैव विकास किसे कहा जाता है, भूवैज्ञानिक कालों में होकर पादपों के विकास का सचित्र वर्णन करिए, ठीक। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, पादपों की जाति विविधता 22%, जंतुओं में 72% की अपेक्षा बहुत कम है, क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है, ठीक। तो इस तरीके से आपको बताना है कि पादपों की जाति विविधता कितनी है, 22 है, यानी कि इनमें अलैंगिक जनन होता है। जंतुओं में आपका कैसा होता है, लैंगिक जनन होता है, जिससे इनकी विभिन्नताएं ज़्यादा पाई जाती हैं, पादपों में विभिन्नताएं कम पाई जाती हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है आपका, तो हमें किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या है, ठीक। तो जातियों का क्षति किस तरीके से हो रहा है पूरा आपको बताना है। तो ये बच्चों जरूर पढ़कर जाना है इस तरीके से। और ये था बच्चों आपका पूरा पेपर सॉल्यूशन। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी वीडियो मिल पाए। अगर बच्चों इसकी PDF आपको चाहिए तो PDF के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है bandhanaclasses.com, ठीक। bandhanaclasses.com आप गूगल पर सर्च करिएगा, क्लास 12th बायोलॉजी, ठीक। फाइनल पेपर आपको PDF के साथ पूरा सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।